बताया जाता है वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसका रिजल्ट है ली। जब अपनी आंखें खोलता है तो वो काफी हैरान होता है और सोचता है ये जगह है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं मर चुका हूँ। नहीं, और भी बेहतरीन ढंग से कहा जाए तो मुझे मारा गया। ली सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर विंडो ऑन नहीं होता क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। ली सोचता है मेरा डिवाइन स्टेटस, मेरी डिवाइन सीट, फेथ सब कुछ जबरदस्ती छीन लिया गया और अब मेरी डिवाइन पावर गायब हो चुकी है। पर फिर भी मेरा दिमाग अभी भी एक्टिव कैसे है और ये आवाजें किसकी हैं? ली जब पीछे मुड़ के देखता है तो कोई एक बोट में आ रहा होता है। जब वो बंदा आता है तो कहता है तुम ही हो ना ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स। ली चैंगसियोन, पिता का नाम ली जोमयोंग और माँ सोयूहा। पृथ्वी के कोरिया में तुम्हारा जन्म हुआ 25 दिसंबर 2001 में और कुछ अज्ञात कारणों की वजह से तुम 2027 में प्लेनेट आर्केडिया में गए। तुम वहाँ के स्टार बने और करोड़ों गॉड्स को मारा और फिर जब तुम्हें पकड़ा गया तो एक्सिक्यूट कर दिया गया। तुम उसी की तरह दिख भी रहे हो तो क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? ये सुनते ही ली उस बंदे पर अटैक कर देता है पर थोड़े समय बाद उसे रियलाइज होता है कि वो एक डिवाइन सप्रेशन सील में जकड़ा जा चुका है। वो बंदा कहता है कितना भी ताकतवर देवता क्यों ना हो ये जंजीरें उसे कमजोर कर ही देती हैं। ली कहता है कौन हो तुम लोग? वो बंदा कहता है माफ करना मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया, मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का टॉप रीपर यूले। ली कहता है अंडरवर्ल्ड? क्या तुम कह रहे हो कि ये आफ्टर लाइफ है, मौत के बाद की दुनिया? वो रीपर कहता है तुमने सही कहा और इस वक्त तुम जहाँ पर हो वो है रिवर स्ट्राइक्स। ली पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैं आफ्टर लाइफ में क्यों हूँ? वो रीपर कहता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारे जुरिडिक्शन में आते हो और चलो बाकी की डिटेल्स बाद में डिस्कस करते हैं, मेरे साथ चलो। वो व्यक्ति जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब वो दोनों जा रहे होते तो वो रीपर बताता है आर्केडिया एक अलग ही प्लेनेट है, जहाँ से तुम आए हो वो अर्थ है ना? ली कहता है क्या इसका ताल्लुका तुम्हारे क्षेत्राधिकार से है? रीपर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हर इंसान वहाँ पर अपने जीवन शक्ति के आधार पर अपनी जिंदगी जीता है और मौत और जिंदगी के लिए लड़ता रहता है। मौत और जिंदगी का हिसाब यहीं पर होता है, यहीं पर उनकी डेस्टिनी लिखी जाती है। पर उन सब में से अचानक एक रिकॉर्ड टूट चुका है। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर देखो तुम कैसी जगह पर मिले। ली कहता है कहीं तुम आर्केडिया के बारे में तो बात नहीं कर रहे? वो रीपर कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने और इसके साथ ही तुम एक देवता भी बने थे और सच में बहुत समस्याएं खड़ी की तुमने। हमें कई बार ऑर्डर्स मिले थे तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए पर अब देखो। रीपर की बातें सुनते हुए ली वो मोमेंट सोचता है जब वो पृथ्वी पर था और वहाँ पर हुआ था एक पोर्टल ओपन। ली कहता है आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम चाहते तो मुझे वहीं पर एनाइलेट कर सकते थे, तो मुझे यहाँ पर लाने की जरूरत क्या है? वो रीपर कहता है पता नहीं, मुझे जैसा कहा गया मैं वैसा ही कर रहा हूँ। ली पूछता है तो बताओ तुम्हारा वो सुपीरियर बीइंग कौन है? रीपर कहता है थानाटोस, वो तारतरस और एरेबस का हेड है और कुछ लोग उन्हें अंडरवर्ल्ड का राजा भी कहते हैं। चलो हम पहुंच गए और यहाँ से आगे मेरे साथ साथ चलना। जब यहाँ से तुम नीचे देखोगे तो तुम्हें ये नर्क की आग दिख रही होगी और वो देखो वो है बर्फीला नर्क। ली पूछता है इन सब के स्टेटस काफी अलग लग रहे हैं, आखिर ये थे क्या? वो रीपर कहता है मैंने सुना है कि तुम एक एबोमिनेबल गॉड बनने से पहले एक बैटल गॉड थे, तुम इनमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हो पर तुम्हें मैं बता दूं कि ये सभी फॉलन स्टार्स हैं। थैनाटोस सिर्फ पाप और पुण्य का हिसाब ही नहीं रखते हैं, वो डेमोनिक और एविल गॉड्स को सील भी करते हैं। ली कहता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो रीपर कहता है क्या तुम सच में इस मुद्दे पर बात करना चाहते हो? वहाँ पर तुम्हें वो लेबर्स दिख रहे हैं, उनके पाप बहुत कम है इसीलिए उन्हें ऐसी सजा दी गई है। चलो हम पहुंच चुके हैं। फर्स्ट क्लास रीपर यूले। मेरे महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स को अपने साथ लेकर आया हूँ। अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। जब ली अंदर जाता है तो उसे वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी प्रेशराइज्ड लगता है और उसे पता चलता है कि अंधेरे में दो आंखों की नजर उस पर बनी हुई है। ली के सामने वाला बंदा यानी कि थैनाटोस कहता है क्या तुम ही हो गॉड्स ऑफ ट्विलाइट? पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम पृथ्वी पर होते तो क्या लगता है मरने के बाद तुम कहाँ जाते? ली कहता है किसे पता, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। थैनाटोस कहता है ऑब्वियसली तुम नर्क में जाते। ली कहता है और ऐसा क्यों? थैनाटोस कहता है 21 जून 2024 जब तुम एक प्रो गेमर थे, वो दिन याद है तुम्हें? तुम्हारे टीममेट की गलती की वजह से तुमने उसे बहुत डांटा और इस बात को उसने अपने दिल पर ले लिया। यूले मुझे बताओ इस घटना यानी कि इस जुर्म की सजा क्या है? यूले बताता है अगर सिर्फ इसी जुर्म को मद्देनजर रखा जाए तो तुम्हें 15 दिन तक नर्क में रहते हुए तुम्हारी जीभ को काटा जाता। थैनाटोस कहता है 9 अप्रैल तुमने एक दिल टूटे दोस्त की विनती को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि तुम एक गेमिंग कर रहे थे। यूले कहता है इसके लिए तुम्हें पहाड़ पर कई दिनों तक टांगा जा सकता है। थैनाटोस कहता है 17 सितंबर तुम्हें याद है उस दिन तुमने अपने पैरों से एक चींटी को मार दिया था जब तुम स्कूल जा रहे थे। यूले कहता है इसके लिए तुम्हें नर्क में 4 दिन तक सांपों से कटवाया जाएगा। थैनाटोस कहता है और इन सब के बाद तुमने 26 साल तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा।
यूले कहता है इसके लिए तुम्हें 6 दिनों तक नर की गहराइयों में रहना होगा। वो 1 मिनट, कोई मुझे बताएगा ये 26 साल तक किसी लड़की को टच ना करना जुर्म होता है? इसके लिए भी सजा मिलेगी? सिट, लगता है मेरा टिकट भी नर का ही कटने वाला है। खैर मेरी तरह इस लड़की वाले जुर्म से ली भी काफी ऑफेंड हो जाता है और कहता है आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो? थैनाटोस कहता है अरे मजाक था सब कुछ। अगर तुम पृथ्वी पर होते तो तुम एक साधारण जिंदगी जी रहे होते, पर आर्केडिया में आने के बाद तुम एक अलग ही व्यक्ति बन चुके हो। थैनाटोस एक स्क्रोल यूज करता है और ली के सभी रिकॉर्ड चेक करते हुए कहता है तुम काफी क्रेजी तरह से लड़ते हो। ली कहता है तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो और मुझे बचाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? थैनाटोस कहता है मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ मेरे लिए। ली कहता है कहीं तुम? थैनाटोस कहता है हाँ तुमने सही समझा, ऐसे बहुत से देवता है जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ी है और इंसानी दुनिया में पहुंचे हैं, और इसीलिए मेरे लिए तुम भी उस दुनिया में जाओ और उन सबको सील कर दो। ली कहता है तो क्या तुम मुझे रीइंकार्नेट करोगे? थैनाटोस कहता है नहीं, अगर बेहतरीन ढंग से कहा जाए तो मैं तुम्हें उस जगह पर भेजूंगा जहाँ तुम्हें होना चाहिए। थैनाटोस ली को दिखाता है पृथ्वी और कहता है वो पृथ्वी को देख के इमोशनल हो गए। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं नहीं है, पर लगता है कि मैं गलत था। ली कहता है पृथ्वी मेरा घर है। इधर थैनाटोस कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि आगे अब जो होने वाला है उसके बाद तुम्हें शायद चक्कर आएंगे। ली कहता है क्या? तभी ली को हेलुसिनेशन होता है और वो देखता है पृथ्वी के एक देश के छोटे शहर में उसी का पास। ली कहता है नहीं, वहाँ पर नहीं। थैनाटोस कहता है मैं तुम्हें उसी जगह पर भेजने वाला हूँ, फोकस करना कि तुम गॉड्स को सील करो और यही तुम्हारी सजा है। ली कहता है तुम मुझे ये मौका क्यों दे रहे हो? थैनाटोस कहता है क्योंकि तुम इस शिकार के लिए परफेक्ट हो। तुम इतने काबिल हो कि तुम दूसरी दुनिया के डिवाइन बींग्स को हंट कर सकते हो, जैसे कि असुरा, देवा और आर्केडिया का सेन। ली कहता है क्या इन लोगों ने कोई गलती की है? थैनाटोस कहता है जब वो डंजन टूटा था जिसके जरिए तुम आर्केडिया में गए थे, क्या लगता है वो क्यों हुआ था? ली कहता है 1 मिनट, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने कभी क्या कहा था। क्या यही वो शपथ है जिसे उन्होंने तोड़ी थी? वो लोग पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। थैनाटोस कहता है हाँ, वो लोग धीरे धीरे करके पृथ्वी पर कब्जा कर रहे हैं। ली कहता है अंडरवर्ल्ड में जो लोग हैं आखिर वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? थैनाटोस कहता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस शपथ में जितने लूप होल्स हैं उसके बारे में वो सब जानते हैं। इन लूप होल्स की वजह से हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके बीच आ सकते हैं, पर अगर उनके सामने एक इंसान आए तो ये एक अलग ही कहानी होगी, क्योंकि उस शपथ में इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ली कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हंटिंग डॉग बनूं और जब हंटिंग खत्म हो जाएगी तब क्या? तब तुम मुझे मार दोगे? थैनाटोस कहता है जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी इस मेहनत का तुम्हें इनाम दूंगा और वो इनाम होगा एक नई जिंदगी। और अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो कैसा रहेगा हम एक डील करें? मुझे नहीं लगता कि ये डील तुम्हारे लिए बुरी होगी। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ और उन्हें सील करना स्टार्ट कर दो, ऑब्वियसली मैं तुम्हें तोहफा जरूर दूंगा। ली कहता है और वो तोहफा क्या है? थैनाटोस कहता है अथॉरिटी। ली कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ये दे सकते हो? क्योंकि अंडरवर्ल्ड के नियमों के हिसाब से ये गलत है। थैनाटोस कहता है मैं अंडरवर्ल्ड का रूलर हूँ और ये मेरा तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तो बताओ क्या तुम मेरा काम करोगे? अब ये सुनकर ली बहुत खुश होता है और कहता है अगर तुम मुझे अथॉरिटी देने वाले हो तो मना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। थैनाटोस कहता है ऑल राइट, फिर ये डील यहीं पर लॉक की जाए। अब से तुम रीइंकार्नेट नहीं रिग्रेस होने वाले हो उस जगह से जहाँ पर तुमने शुरू किया था। रीबर्थ के गेट को ओपन किया जाए। जब ली जा रहा होता है तो उसे रीपर यूले बताता है एक बात ध्यान रखना, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर तुम कोई देवता नहीं होगे, तुम होगे एक इंसान। तुम्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, तुम्हारे पास तुम्हारी कोई भी एबिलिटी नहीं होगी। ली कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। यूले कहता है और हाँ एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी सोल अभी भी डिवाइन सप्रेशन से जकड़ी रहेगी, और अगर हमें हल्का सा भी अंदाजा हुआ कि तुम हमें धोखा दे रहे हो तो वो डिवाइन सप्रेशन एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो चलो समय आ चुका है तुम्हारे वापस जाने का। जब गेट ओपन होता है तो ली जाते हुए कहता है अगर नसीब ने साथ दिया तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यूले कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम एक रीपर हो जिसे अंडरवर्ल्ड के राजा की शक्तियां मिली हैं। जब ली रीबर्थ ऑफ गेट से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका सिस्टम अभी अपडेट हो रहा है, उसे थोड़े समय तक इंतजार करना होगा। ली को मिलती है अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की, और ये जगह है पृथ्वी। जब ली की आंखें खुलती हैं तो उसके चारों तरफ लोग मौजूद होते हैं और उसके सिस्टम विंडो पर पता चलता है कि उसे रिवॉर्ड मिला है मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी का, और उसके सभी स्टेटस 5+ है। इधर सभी लोग भागते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? अचानक से ये गेट कहाँ से आ गया? ली सोचता है काले बाल, काली आंखें, कोरियंस में बातें कर रहे हैं। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ, पर इस वक्त मुझे चीजों को समझना होगा। ली को याद आती है थैनाटोस की बात, जहाँ पर थैनाटोस ने कहा था वो जगह जहाँ पर तुम अपनी आंखें खोलोगे वो जगह होगी पृथ्वी, या तो फिर कहें कि पृथ्वी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर और भी देवताओं ने नजर बनाई है, तो तुम्हें डायरेक्टली हम पृथ्वी में ही नहीं भेज सकते, और इसीलिए तुम्हारी आंखें खुलेंगी एक रैंडम ब्रेकडाउन डंजन में। वही लोग कहते हैं मेरा फोन काम नहीं कर रहा, सिट मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। और तभी उन सबके सामने उनका सिस्टम विंडो आ जाता है जिस पर लिखा हुआ होता है स्वागत है तुम सबका इंस्टेट डंजन रोजवुड फॉरेस्ट में। कुछ गड़बड़ी की वजह से जितने लोग यहाँ पर
आए हैं उनके नंबर्स में कुछ फ्लक्चुएशंस हुई हैं, इसीलिए दोबारा काउंटिंग की जा रही है और फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं 432 लोग। डंजन स्टार्ट हो चुका है और हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी और उसकी स्किल्स को चेक करने के लिए सभी को उनके हिसाब से मिशंस दिए जाएंगे। इसके साथ ही सबके सिस्टम पर उनके मिशंस अपीयर होने लगते हैं और ये सब कुछ ली देखे जा रहा होता है और थोड़े समय बाद ही सिस्टम पर आता है। तो चलो तुम सबको गुड लक। फर्स्ट सेक्शन ओपन कर दिया गया है। अब ये सुनते ही ली भागता है और सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उधर खतरा था। वहीं एक लड़की ली को देखकर सोचे जा रही होती है। ली अंदर जाते हुए कहता है, अभी तक मैंने ज्यादा दौड़ा भी नहीं और अभी से ही मेरी सांसें फूलने जा रही हैं। पहले तो मुझे अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन करना होगा। सिस्टम विंडो ओपन। सिस्टम विंडो पर आता है कि विंडो अभी ओपन नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम्हारे पास इसका एक्सेस नहीं है। और थोड़े समय बाद जब विंडो पार्सली अपडेट हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर के क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है। सिस्टम विंडो पर ली के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे उसका नाम, टाइटल, उसके स्किल्स और अथॉरिटीज। ली कहता है, सच में इसकी हालत तो बस से भी बदतर है, पर वो चीज कहाँ पर है जिसका वादा मुझसे अंडरवर्ल्ड के राजा ने किया था। और तभी सिस्टम विंडो पर आता है, विंडो को न्यू डाटा से अपडेट कर दिया गया है और तुम्हें मिली है सोल एक्सटॉर्शन की अथॉरिटी। ली सोचता है, अथॉरिटीज में भी अगर बात की जाए तो सोल एक्सटॉर्शन की अथॉरिटी काफी रेयर होती है और इसके साथ ही मुझे फ्लेम्स ऑफ परगट्री भी मिल रहे हैं। जब भी मैं किसी मॉन्स्टर को पकड़ूंगा तो मैं उसकी सोल को एक्सटोर्ट कर सकता हूँ और इससे मुझे और भी एक्सपीरियंस मिलेगा। जब मेरे सामने कई दुश्मन होंगे तो मैं अपनी एक्सटोर्ट की गई सोल से उन्हें लड़वा सकता हूँ और जब मुझे कोई जानकारी चाहिए तो मैं उन्हें बुलाकर उन्हें टॉर्चर करके जानकारी भी निकलवा सकता हूँ। और साथ ही में मुझे क्या मिला है, एक्सक्यूशनर स्वॉर्ड, जिसका इफेक्ट है एक्सक्यूशन ऑफ डिवाइन पनिशमेंट, पनिशर ऑफ एविल, एक्सटोर्शन ऑफ अथॉरिटी। अगर डिवाइंस की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उनकी स्ट्रेंथ ही अथॉरिटी होती है और अगर मैं उन्हें एक्सक्यूट कर पाता हूँ तो मैं उनकी अथॉरिटी भी ले सकता हूँ। और अगर थोड़ा थ्योरेटिकली बोला जाए तो मैं इस स्वॉर्ड से अनगिनत अथॉरिटीज पा सकता हूँ। शुक्र है कि थैनाटोस ने मुझे स्कैम नहीं किया। भले ही वो अंडरवर्ल्ड का राजा है, पर मुझे नहीं लगता कि इस स्वॉर्ड को मुझे देना उसके लिए भी आसान रहा होगा। देखकर लगता है कि वो दूसरी दुनिया के देवताओं से काफी नाराज है, पर इस वक्त एक्सक्यूशनर स्वॉर्ड मेरे लिए इस्तेमाल करना काफी मुश्किल है। अगर सिर्फ एबिलिटीज की बात की जाए तो एक्सक्यूशनर स्वॉर्ड सोल एक्सटॉर्शन से ऊपर है और इसकी रिक्वायरमेंट भी काफी है क्योंकि इसके लिए मेरे अपोनेंट को एक क्रिमिनल होना होगा और फिर भी अगर वो क्रिमिनल है तो भी मुझे भी डैमेज होगा। मैं उन्हें पूरी तरह से एनाइलेट नहीं कर सकता, तो इसीलिए फिलहाल के लिए मुझे इसे सील्ड ही रखना चाहिए। तभी सिस्टम विंडो पर आता है, तुम्हें डिटेक्ट कर लिया गया है ब्लैक मांबा द्वारा। बिगिनर्स के हिसाब से तुम्हें रस्टेड डैगर दिया जा रहा है, हमला करो। इसके अगले ही मोमेंट ली उस मांबा को उस डैगर से एक ही अटैक में चीरते हुए बाहर आता है और एक परफेक्ट अटैक के साथ ब्लैक मांबा को मार डालता है और इसके अगले ही मूवमेंट उसका लेवल अप होता है और अब उसका लेवल है 2। डंजन अगर इंसान की बात की जाए तो ये उनके लिए एक प्राकृतिक आपदा है या तो फिर कहें कि असंख्य मौकों का एक द्वार, और यही सेम चीज लागू होता है गॉड्स पर। वो लोग डंजन में मिशंस देते हैं और वहाँ से अपने सक्सेसर को चूज करते हैं जो उनका डिसाइपल बनेगा और उनके विल को आगे ले जाए। असंख्य लोग जिन्हें देवताओं की शक्तियाँ चाहिए वो लोग डंजन में आते हैं और उन्हीं में से इस लालच के जरिए असंख्य लोग मारे भी जाते हैं। देवता उन्हें एक बार मुड़कर भी नहीं देखते क्योंकि उनकी नजरों में ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं है जो खुद की रक्षा तक न कर पाए। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें देवताओं की शक्तियाँ मिलती हैं और अगर वो दिखाएं कि उनके पास एक बहुत ही इनक्रेडिबल टैलेंट है तो फिर तो अलग ही बात होती है। ली के सिस्टम पर आता है, डिवाइन पिंग, गुड सीजन टू हंट तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ली सोचता है गुड सीजन टू हंट, उसका नाम है पाविल सैक और वो जिस नाम से प्रसिद्ध है वो है गॉडेस ऑफ वॉर और उसकी माँ है द प्रिमोर्डियल एविल ड्रैगन तियामत। ली सोचता है स्टार्टिंग में ही मेरे अंदर इतने बिग शॉट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लगता है मेरी वो डैगर वाली टेक्निक काफी काम आई। वही सिस्टम विंडो पर आता है, गुड सीजन टू हंट अब इस बात से ये उत्सुक है कि तुम और भी कौन सी टेक्निक्स दिखाने वाले हो। जिस पर ली कहता है मैं उसे वो दिखाने वाला हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। ली जब आगे जाता है तो सोचता है आधा से ज्यादा जंगल जहर से भरा हुआ है, यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होंगे वो भी काफी जहरीले होंगे और ऐसी परिस्थिति में मेरे पास जो प्लान्स हैं उनमें से प्लान सी इस्तेमाल करूंगा मैं। इधर दो स्नेक्स ली पर अटैक करते हैं बट ली भी तैयार होता है। ली एक एक करके सभी स्नेक्स को मारना शुरू कर देता है और जब वो सबकी हंटिंग कर रहा होता है तो उसका लेवल बढ़ते ही जा रहा था। हंटिंग करते हुए ली सोचता है वो सब देवता वो सिर्फ डर गए थे क्योंकि मेरे जैसा एक तुच्छ इंसान उनके सामने आ खड़ा हुआ। पहले तो मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि मुझसे वो डरे, पर अब जब वो मुझसे डर ही रहे तो मैं यही करूंगा। जब ली सभी स्नेक्स की हंटिंग कर लेता है तो उसके सिस्टम विंडो पर आता है कि तुम्हारे लो ग्रेड डैगर का हाईएस्ट लेवल अचीव हो चुका है और तुम्हारी इन सभी टेक्निक्स को देखकर गुड सीजन टू हंट बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई है। तुम्हारा स्टेमिना काफी घट चुका है, इसीलिए सेफ जोन में जाओ और आराम करो। ली एक्टिवेट करता है अपनी अथॉरिटी सोल एक्सटॉर्शन की और वहाँ पर मौजूद
सभी स्नेक्स की सोल्स को निकाल लेता है, जिसके अगले मूवमेंट उसके सिस्टम विंडो पर आता है। तुम्हारा स्टेमिना 5% बढ़ चुका है। इस वक्त डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट ये नहीं जानती कि तुमने कौन सी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और वो काफी कंफ्यूज भी है। जब ली ये मैसेज पढ़ता है तो वो सोचता है ऑब्वियसली उसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि एक ऐसा बंदा जो अभी अभी इस डंजन में आया है उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड के किंग का हाथ है, और इसीलिए वो अभी भी एबिलिटीज और एट्रीब्यूट्स के बारे में सोच रही है, क्योंकि नॉर्मली अवेकनर्स को पहले यही मिलती है। और भले ही वो कितनी भी उत्सुक हो पर वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर सिद्धांतों की रोक लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी को तोड़ सकता है, कम से कम एक नौसिखिए के लिए तो बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा होता भी है तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से मुझे जो सिस्टम की प्रोटेक्शन मिली है उसकी वजह से कोई भी मेरे सिस्टम विंडो को देख ही नहीं पाएगा। और अगर मेरे पास ये प्रोटेक्शन नहीं होती तो अभी तक मेरा सिस्टम विंडो एक्सपोज हो चुका होता। सिस्टम विंडो पर आता है तुमने अभी तक 444 ब्लैक माम्बास को मार दिया है। रिवार्ड के तौर पर तुम्हारी स्ट्रेंथ 5+ कर दी गई है और तुम्हें मिली है लो ग्रेड पॉइजन रेजिस्टेंस। ली जब अपना सिस्टम विंडो ओपन करता है तो उसके सभी स्टेट्स काफी बढ़े हुए दिख रहे होते हैं, और अब उसके स्टेट्स में मैजिक पावर भी जुड़ चुका है, तो वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकता है। वही उसके यूनिक डिटेल में लिखा आता है कि एक देवता है जो तुम्हारे अंदर काफी दिलचस्पी दिखा रहा है, इसीलिए और भी कारनामे करके दिखाओ। ली कहता है ये देवता मेरे अंदर दिलचस्पी दिखा रहा है और साथ ही में पावेल सैग भी मेरे अंदर काफी दिलचस्पी दिखा रही है, ये काफी बेहतर है। और क्योंकि अब मैंने ब्लैक माम्बास को खत्म कर दिया है तो अगला शिकार होंगे रेड माम्बास और ब्लडी माम्बास, और अब मैं पॉइजन को रेजिस्ट भी कर सकता हूँ, भले ही वो लो ग्रेड का ही रेजिस्टेंस क्यों ना हो, पर इससे मेरी काफी मदद होगी। ब्लडी माम्बास की अगर बात की जाए तो वो होते हैं बॉस जो कि बाकी की माम्बास को कंट्रोल करते हैं, और अगर कोई ऐसा नौसिखिया जो अभी तक लेवल 10 तक भी ना पहुंचा हो वो अगर ब्लडी माम्बा से लड़ने जाता है तो इससे बड़ी कोई और बेवकूफी हो नहीं सकती। पर यहाँ पर मेरी बात चल रही है तो मैं अकेले ही उस पर रेड मारूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिससे मैं देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ, पर उससे भी जरूरी मुझे ब्लैक माम्बास का वो दांत चाहिए ताकि मैं अपनी पॉइजन इम्यूनिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं। मैं यानी कि ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स उस वॉर में सिर्फ इसीलिए हारा था क्योंकि मुझ पर कई लोगों ने हमला किया था, पर ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि मुझे श्राप और जहर द्वारा वीक कर दिया गया था। गाइया का वो श्राप, अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे वो दांत चाहिए। ली ये सब सोच ही रहा था बट तभी उसका रस्टेड डैगर डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि ली अब तक उसका काफी इस्तेमाल कर चुका है। जैसे ही ली का वो डैगर डिस्ट्रॉय होता है उसके पास अचानक एक वेपन आके गिरता है। ली कहता है यह है ड्रैगन स्केल का पैटर्न्स, और इस वेपन को देखकर लगता है कि इसे तियामत ने भेजा है। आखिर वो लोग सोच क्या रहे हैं। इधर सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट तुम्हें ये तोहफा दे रहे हैं क्योंकि वो एक शर्त लगा रहे हैं, वो भी तुम्हारे ऊपर। अगर तुम फेल होते हो तो उनका समय बर्बाद करने की वजह से वो तुम्हें मार डालेगी। ली कहता है मुझे पता था, तो मैं अगर फेल होता हूँ तो वो मुझे मार डालेगी। देवता सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, ये तो सच है, और इसीलिए मुझे देवताओं से नफरत है। पर अब चीजें बेहतर हो रही हैं। अगर मैं इस वक्त अपने सही पत्ते फेंकता हूँ तो शायद मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, और उसके साथ ही त्यामस का डेगर अगर मुझे ये पूरी तरह से मिल जाता है तो मेरी इसमें काफी मदद होगी। तो चलो अब मुझे करना क्या है। सिस्टम विंडो पर आता है तुमने बिट को एक्सेप्ट कर लिया है, सडन क्वेस्ट हंटर सर्टिफिकेशन बनाया जा चुका है। सीन शिफ्ट उधर हम देखते हैं बाकी सभी लोगों को जो इस डंजन में आए हुए थे। वह एक बंदा कहता है सभी लोग यहाँ पर आओ, मैं हूँ सेकंड लेफ्टिनेंट पार्क हाइस्योंग और मैं एक सी रैंक का प्लेयर हूँ, और इमरजेंसी ऑर्डर्स की वजह से कृपया करके मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। वही एक बंदा कहता है कितनी अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पर एक प्लेयर तो है। पर वो बंदा जो उस साइड जंगल में भागा था, क्या वो बंदा अभी सही होगा? वही एक और अवेकनर कहता है अच्छा उसकी बात कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि वो सही होगा। पर क्या वो उस तरफ इसलिए भागा था क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ हासिल कर सकता है? वहीं पर एक और लड़का होता है जो कहता है ना, इसका तो चांस ही नहीं है। अगर बात पैसों की जाए तो यहाँ पर मौजूद वो सबसे ज्यादा अमीर है। सामने वाला बंदा पूछता है तुम उसे जानते हो क्या? वो बंदा कहता है अच्छा उसकी बात कर रहे हो, वो टायरेंट है, एसटी बैंड का लीडर, तुम लोगों ने भी उसे जरूर देखा होगा। पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो उसमें बहुत बुरा है, पर क्योंकि वो हैंडसम था इसीलिए उसे कई एड्स के ऑफर मिले। एक बंदा पूछता है आखिर उसके जैसा बंदा वहाँ पर दौड़ते हुए क्यों गया? सामने वाला बंदा कहता है मैंने सुना था कि जब वो प्रो गेमर से रिटायर हुआ तो वो पियक्कड़ बन चुका था, और क्या पता वो अपनी जिंदगी से उब चुका हो और सुसाइड करने के लिए गया हो। और तभी उसके सिस्टम विंडो पर आता है डंजन में जितने भी ब्लैक माम्बास हैं सब मारे जा चुके हैं। वही एक लड़की कहती है जितने भी विजिटर्स हैं वो सब तो सेफ जोन में है, फिर भी इन्हें मारे जा चुके हैं। सिस्टम विंडो पर आता है व्हाइट वोम भी मारा जा चुका है और ब्लू क्रो भी मारा जा चुका है, और रेड माम्बास बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। प्लेयर ली चैंगसियोन बहुत निडर है। अब ये सब देखकर पार्क भी काफी हैरान होता है। वहीं पर वो बंदा कहता है कैसे, आखिर ये सब हो कैसे रहा है? इधर ली सभी की सोल एक्सटोर्ट कर रहा होता है और तभी उसके सिस्टम विंडो पर आता है गुड सीजन टू हंट। वो तुम्हारी हंटिंग स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस हुई है और वो तुम्हें अपना अपोस्टल बनाना चाहती है। हाउएवर तुम इसे अचानक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहले तुम्हें वेरीफाई करना होगा, और फिलहाल के लिए 24 घंटे में तुम ब्लडी माम्बा को हराओ, वो भी अपने फिलहाल के मिले हुए डैगर से। शर्ते अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मौत मिलेगी, और अगर जीतते हो तो तुम्हें उस एविल
ड्रैगन का स्मैगल टूथ मिलेगा और साथ ही में तुम्हें मौका मिलेगा अपोस्टल कैंडिडेट बनने का। ली सोचता है तो ये बात है, लगता है वो मेरे अंदर काफी दिलचस्पी दिखा रही है और काफी जल्दी में भी है वो। और अगर एक बार के लिए थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो अभी हाल फिलहाल में तियामत और बिल मर्डोक के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्या इसका उससे कुछ लेना देना है? तियामत द प्रिमोर्डियल एविल ड्रैगन और गुड सीजन 2 हंट की माँ। और वही बात की जाए बिल मर्डोक की तो वो सभी कॉन्स्टिलेशंस में से 12 जोडिएक्स में आता है। वैसे तो मैं पूरा यकीन से नहीं बोल सकता, पर अगर ये सच है तो मुझे इससे काफी फायदा होने वाला है। और मुझे ये जो वेपन मिला है ये भी कोई साधारण वेपन नहीं है, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए था। ली कहता है बाय चांस कोई और भी शर्त है जो तुम इसमें शामिल करना चाहती हो? सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन पिंग गुड सीजन 2 हंट सोच रही है। ली कहता है 30 मिनट, अब से सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही मैं ब्लडी मामा को मार डालूंगा। और क्योंकि मैं तुम्हें और भी ज्यादा मनोरंजन दिखाने वाला हूँ तो इसीलिए मुझे इनाम भी बड़ा चाहिए। सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन पिंग गुड सीजन 2 हंट तुम्हारी शर्त से बहुत खुश हुई और वो राजी हो चुकी है, पर अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। अब ये सुनते ही ली बहुत खुश हो जाता है और हंट करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। ली जब आगे पहुंचता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखता है, बट ली उसे बहुत ही आसानी से डिफीट कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ 3 पॉइंट से बढ़ जाता है। एक और मॉन्स्टर ली पर अटैक करता है, बट ली उसे भी मार देता है। वही सिस्टम विंडो पर आता है कुछ देवता है जो तुम्हारे ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं और तुम्हारी हंटिंग स्किल्स को देख रहे हैं। ली कहता है हाँ, जितना ये लोग मुझ में दिलचस्पी दिखाएंगे मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। वही सिस्टम विंडो पर आता है यहाँ पर इतने सारे विजिटर्स आने की वजह से डिवाइन बीइंग काफी कंफ्यूज्ड है और इस वक्त वो बाकी गोड्स पर भी काफी नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हैं जिसे उसने चूज किया है। ली एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और तभी उसे पता चलता है कि वो लेवल 10 क्रॉस कर चुका है और अब वो कोई नौसिखिया नहीं रहा, जिसकी वजह से उसकी सीक्रेट क्लास अनलॉक हो चुकी है। ली सोचता है अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक स्पीयरमैन था, पर मैं अब ऐसी कोई नॉर्मल क्लास में नहीं जा सकता। ड्रैगन किंग या किंग ऑफ डार्कनेस काफी बेहतर होगा, पर ये काफी कठिन भी है और फिलहाल की परिस्थितियों के हिसाब से बर्सर्क ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि बर्सर्क की अटैक पावर बहुत हाई होती है और इस शर्त को पूरा करने के लिए मुझे बर्सर्क को ही चूज करना होगा। इस वक्त मेरे पास जो मॉन्स्टर है उसे मारना काफी कठिन है, इवन 20 लेवल्स तक के लोग भी उसे नहीं मार पाते। सिस्टम विंडो पर आता है ये रहे वो रिजल्ट्स, तुम इनमें से जो क्लास चाहो वो चूज कर सकते हो। जब ली उन सभी क्लासेस को चेक करता है तो उसे पता चलता है उनमें से है सोर्ड्समैन, स्पीयरमैन, मार्शल आर्ट, चाइल्ड ऑफ अ ड्रैगन जो कि सीक्रेट है, वंडरर ऑफ द डार्कनेस और सबसे आखिरी में रून कीपर। ली को रियलाइज होता है कि वो जिस क्लास को ढूंढ रहा है वो तो यहाँ पर है ही नहीं और अब उसके पास सिर्फ 6 मिनट ही बचे हैं। ब्लडी मामा ली के आसपास घूमे जा रहा होता है, जहाँ पर ली सोचता है मैंने इस शर्त के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुआ था क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे बर्सर्क क्लास मिलेगी, पर मेरे पास तो वो ऑप्शन ही नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ पर? सिस्टम विंडो पर आता है तुमने जो आधा घंटा का समय कहा था वो जल्द ही खत्म होने वाला है। ली सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास यही ऑप्शन है और वो चूज करता है रून कीपर को, क्योंकि अगर बात की जाए डिस्ट्रक्टिव पावर की तो ये बर्सर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है और इसकी वजह से ली बहुत ही आसानी से कॉम्बैट भी कर सकता है। ली ने रून कीपर क्लास को टेम्पररी चूज किया था और अब वो उसमें शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से उसका मैजिक पावर 5 पॉइंट से बढ़ जाता है और उसे एक नया स्टेट मिलता है इंटेलिजेंस का। इसके साथ ही ली के सिस्टम विंडो पर कई मैसेजेस आते हैं और वो अपना अटैक रेडी करते हुए कहता है मुझे यही स्किल्स चाहिए थी और देखकर लगता है मेरे पास अब 1 मिनट भी नहीं बचा है। ली अपने विल स्टेट में 25 पॉइंट्स ऐड करता है, पर तभी ब्लडी मामा ली पर अटैक कर देता है, जिसे ली ऑब्वियसली डॉज कर जाता है और एक्टिवेट करता है अपनी ग्रेट रून प्रोडक्शन की स्किल को। ली अपने डैगर से उस ब्लडी मामा को एक कट मारता है और सोचता है कि इसने सोचा था कि मैंने जिस बुड्ढे से ये स्किल सीखी थी वो यहाँ पर मेरी इतनी काम आएगी। उस ब्लड से ली अपने डैगर पर कुछ सिंबल्स बनाता है और एक एक्सप्लोसिव अटैक रेडी कर देता है और जैसे ही ली का ये अटैक ब्लडी मामा पर हिट होता है वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जिसकी वजह से बाकी के प्लेयर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। वही पार्थ सोचता है जंगल से पहले भी बहुत सारे एक्सप्लोजन की आवाज आ रही थी, बट ये उन सब से ज्यादा है। सिस्टम विंडो पर आता है प्लेयर ली चैंगसियोन बॉस रेड को स्टार्ट कर चुका है। वही वो बंदा कहता है बॉस रेड? क्या वो हम सबको मरवाना चाहता है? वो बेवकूफ कहीं का, वो बस वही करता जा रहा है जो वो चाहता है। हे सोल्जर कुछ करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मारे जाएंगे। पार्क कहता है जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा वहीं पर रहो जहाँ पर तुम हो, अगर हम अपनी फॉर्मेशन को हल्का सा भी बर्बाद कर देंगे तो हम सब मारे जाएंगे। पार्क सोचता है अगर मैं सही हूँ तो ये जो लाइट दिख रही है इसके मुताबिक बॉस पर किसी ने बहुत ही क्रिटिकल हिट किया है और जिसने किया है उसकी स्किल्स मेरी इमेजिनेशन से भी काफी आगे हैं। आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है? इधर ली ब्लडी
मांबा से लड़े जा रहा होता है, जिसकी वजह से कई सारे ब्लास्ट होते हैं। और तभी सभी प्लेयर्स के सिस्टम विंडो पर आता है पहला बॉस मॉन्स्टर ब्लडी मांबा मारा जा चुका है और आप सब ने फर्स्ट सेक्शन को कॉन्कर कर लिया है। सबकी रैंकिंग जल्द ही बता दी जाएगी। टोटल पॉइंट्स 5000 पॉइंट्स, जिसमें से फर्स्ट ली चेंगसियन को मिले हैं 4999 पॉइंट्स और पार्क हाइसियों को मिला है सिर्फ 1 पॉइंट। आप सबके अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ली ब्लडी मांबा की डेथ बॉडी सबके सामने रखता है। इधर पार्क सोचता है इसकी आंखों में ये लुक कैसा है। वही ली कहता है मुझे लगता है तुम सब प्लेयर्स हो ना। बॉस मारा जा चुका है और मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स बचे हैं उन्हें मार डालो। ली सोचता है एक रिक्वेस्ट, ये मेरा ऑर्डर है। पार्क कहता है अगर तुम आराम करना चाहते हो तो हम कुछ तैयारियां कर सकते हैं। ली कहता है नहीं कोई बात नहीं, देखकर लगता है तुम लोग मेरे साथ काफी अनकंफर्टेबल हो, तो इसीलिए मैं अपने लिए आराम करने के लिए जगह ढूंढ लूंगा, बाकी का मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इधर एक बंदा कहता है क्या ये वही गेमर टायरेंट है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों जुड़वा हो। एक और बंदा कहता है मुझे नहीं पता, देखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, पर ये इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डेमन की लग रही है। ये सभी बातें प्लेयर जियोन चोंग जाय भी सुन रहा होता है और ये सब देख के उसे काफी गुस्सा भी आता है। ली सोचता है एक डेमन, वैसे तो लोग मुझे ऐसा ना समझे तो ही बेहतर होगा, पर फिलहाल के लिए इस मुद्दे को छोड़ते हैं। वही सिस्टम विंडो पर आता है, तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक दिया जा रहा है जब तक दूसरा सेक्शन ओपन ना हो जाए। ली एक जगह पर पहुंचता है और वो अपने साथ ब्लडी मांबा को भी लेकर आया था। वहाँ पर पहुंचते ही वो एक बैरियर क्रिएट करता है और कहता है पहले मुझे रिवॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। देन वो अपने सभी रिवॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देता है और कहता है इतने लो लेवल पर रहते हुए स्पॉइल्स को पिक करना काफी बेहतरीन नहीं होगा और फिलहाल के लिए मेरे पास एविल ड्रैगन्स का स्नैगल टूथ है, तो यही बेहतर है। ली पिक करता है 4th कैटेगरी को और अब उसके पास टोटल अचीवमेंट पॉइंट्स होते हैं 15,000। ली कहता है एक चीज देवताओं और इंसानों में समान है कि जो अमीर होगा वही जीतेगा। जब तक शॉप्स ओपन होंगी तब तक मुझे खुद को तैयार करना होगा। तो चलो अगला है मेरा स्टेटस। ली अपने सिस्टम विंडो को ओपन करता है और अब वो काफी खुश है क्योंकि उसके स्टैट्स कम से कम देखने लायक तो हैं। और अगले ही मूवमेंट ली के सिस्टम विंडो पर कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जैसे कि तुम्हें जो 3 रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे उनमें से पहला एविल ड्रैगन का स्नैगल टूथ वो तुम्हें मिल चुका है। डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट तुम्हारे अंदर काफी दिलचस्पी रखती है और भी देवता तुम्हारे अंदर दिलचस्पी दिखा रहे थे, पर डिवाइन बीइंग ने सबको धमकी दी कि अगर उन्होंने तुम्हारे अंदर दिलचस्पी दिखाई तो उन्हें ड्रैगन का सामना करना होगा। सिस्टम विंडो पर आता है गुड सीजन टू हंट तुमसे काफी खुश है और वो तुम्हें एक दूसरा रिवॉर्ड देना चाहती है। ड्रैगन ट्रेजरी ओपन हो रही है। जब वो रिवॉर्ड लिस्ट ओपन होती है तो उनमें 3 रिवॉर्ड्स होते हैं। पहला एनाथिजन गोल्ड बार, दूसरा हेवेनली चैलिस, तीसरा ओमनीपोटेंट स्टोन। ली सोचता है अभी समय सही नहीं है, वैसे रिवॉर्ड तो यहाँ पर काफी हैं, बट अगर मैं अभी रिवॉर्ड पिक कर लेता हूँ तो आगे मुझे कम फायदा होगा, इसीलिए फिलहाल मैं कुछ भी नहीं पिक करूंगा। अब इसकी वजह से डिवाइन बीइंग काफी डिसअपॉइंट भी होती है, बट क्योंकि ली ने कोई भी रिवॉर्ड पिक नहीं किया था उसीलिए उसे 1 लाख कर्मा अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। डिवाइन बीइंग ली को अपना अपोस्टल का कैंडिडेट बनाना चाहती है, पर ली इसे भी रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे 1 लाख और अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। ली सोचता है भले ही मैंने देवताओं के साथ शर्त लगाई थी, पर एंड ऑफ द डे देखकर लगता है कि मैं काफी फायदे में हूँ। अब ली के इन सभी चीजों को मना करने की वजह से डिवाइन बीइंग गुड सीजन टू हंट काफी नाराज होती है और अब वो गुस्से से भड़क चुकी है, पर इसे ली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सोचता है कमजोर दिखने की तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके अगले मोमेंट ली के सामने कई सारे सिस्टम विंडोज ओपन होते हैं और बहुत सारे गॉड्स ली के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ली ने गुड सीजन टू हंट के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। ली सोचता है ये सब लोग मुझे अपनी तरफ करना चाहते हैं, और अगर बात की जाए बिल मर्डर के साथ चल रही उस फाइट की, और अगर वो सच है तो तियामत की साइड को और भी टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैंने जैसे प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है, और अब वो समय आ चुका है जब मैं अपने प्लान की अगली चाल चलूं। तो कैसा रहेगा अब मैं अपनी चीजों को स्टार्ट करूं। मैंने जिस बॉस मॉन्स्टर को मारा है इसके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेकार है, सब कुछ मेरे काम का है। ली ब्लडी मांबा की ब्लड को निकालता है, उसकी आंखें निकालता है, और इधर बाकी सभी प्लेयर्स काफी थक चुके हैं जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वहीं पर जॉन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी ये कर सकता हूँ? सामने वाला बंदा कहता है क्या? जॉन कहता है प्लेयर बनना। सामने वाला बंदा कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, क्या कह रहे हो, तुम सोच भी रहे हो थोड़ा सा भी? जॉन कहता है जब एक पियक्कड़ ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? नहीं, मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मुझे ऐसी किसी चीज की पहले इच्छा नहीं थी, पहले मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर पाता, पर ऐसी जगह पर एक अवेकनर अपने टैलेंट को और भी सामने ला सकता है और मैं भी वही करूंगा, बस देखते जाओ। और तभी जियोन के सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन बीइंग आउल, जिसने ट्विलाइट के शरीर में छुरा घोंपा था, वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। सामने वाला बंदा कहता है ट्विलाइट, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? अब इससे पहले कि जियोन कुछ और कह पाता वहाँ पर एक पोर्टल
पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पर पहुँचता है एक एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, तुम सबको देख के काफी खुशी हुई, मैं हूँ हेरल्ड, केआर चैनल का एडमिनिस्ट्रेटर। हेरल्ड अचानक हंसने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग कहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? हेरल्ड कहता है, मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने अनजाने में तुम सभी के आराम वाले पलों को डिस्टर्ब कर दिया। तुम सब इस वक्त यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो सभी लोग ध्यान से सुनो, एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरो पॉलिसी की वजह से हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम इसमें इंटरफेयर ना करें, पर क्योंकि तुम सब ने ज्यादा मेहनत नहीं की इसीलिए हमारे हायर अप्स काफी नाराज है। तो इसीलिए मुझे माफ कर दा, पर मुझे डिफिकल्टी को सेट करना होगा। हेरल्ड सेफ जोन को हटा देता है और मॉन्स्टर्स के अग्रेसिवनेस को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स की अटैक और डिफेंस पावर काफी बढ़ जाती है। अब ये देखकर सब लोग काफी भड़क जाते हैं। वही पार्क सोचता है, सब कुछ पिछली बार की तरह ही हो रहा है, ये लोग हमारे टैलेंट्स को फिल्टर करना चाहते हैं। पार्क को याद आते हैं वो मूवमेंट जब वो पहली बार डंजन में आया था, जहाँ उसके सामने सिर्फ लाशें ही लाशें थी। उस समय पर गोड्स ने भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया था ताकि वो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा सके, जिसकी वजह से कोई ऐसा नौसिखिया ना बचे जो अपोस्टल ना बन सके और वो लोग एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ लें। लगता है इस बार भी कई लोग कुर्बान होने वाले हैं, पर क्या देवताओं को लगता है कि जिसकी वो तलाश कर रहे हैं वो पोटेंशियल उस बंदे में है, ली चोंगसियोन। इधर सिस्टम विंडो पर कई सारे मैसेजेस आते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिफिकल्टी लेवल की वजह से तुम सबका जो बचा हुआ रेस्ट टाइम था उसे खत्म कर दिया गया है और बस 5 सेकंड में मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आ रहे हैं। हेरल्ड कहता है, ओह तो तुम हो प्लेयर पार्क हाइसियोंग। पार्क कहता है, तुम मुझे जानते हो? हेरल्ड कहता है, ऑफ कोर्स, तुम वही हो ना जो एविल ड्रैगन 10 से बच गए थे। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसकी हर एक मूवमेंट्स पर एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरो भी नजर बनाए हुए, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं विनती करूंगा कि तुम सुरक्षित रहो। और हेरल्ड के जाते ही सेकेंड स्टेज ओपन हो जाता है, जिसके अगले ही मोमेंट कई सारे मॉन्स्टर्स सभी प्लेयर्स पर अटैक करते हैं। जॉन सोचता है यही मेरा मौका है। इधर दूसरी तरफ ली ब्लडी माम्बा से उसके दांत को निकाल लेता है और कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्द ही पॉइजन से इम्यून होने वाला हूँ। बट तभी उसे पता चलता है कि सेकेंड स्टेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है, क्या वो लोग फिल्टर करना स्टार्ट कर चुके हैं? मुझे लगा था मेरे पास थोड़ा सा तो समय होगा, कहीं ये सब इसीलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं पाविल सैक्स से शर्त जीत गया था। आई गेस इसकी वजह से जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा देवता मुझ पर ध्यान देंगे। ली चेक करता है अपने हीलिंग पॉइंट, मैजिक पॉइंट और स्टेमिना पॉइंट और उसे पता चलता है कि सब कुछ बहुत लो है। भागते हुए ली कहता है, मैं बस थोड़ा सा आराम करना चाहता था ताकि मेरा स्टेमिना रिकवर हो सके, पर लगता है जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही नहीं होने वाला। ली भाग रहा होता है, बट तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है फायर लिजर्ड फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर ऐसे बींग्स थे जिनके शरीर में पॉइजन होता था। बट सेकेंड स्टेज में इस फायर लिजर्ड के फायर में भी पॉइजन है, इसीलिए मुझे लगता है आगे के स्टेजेस होंगे आइस पॉइजन, मेटल पॉइजन और कॉप्स पॉइजन। अगर ऐसी बात है तो वो चीज जो मुझे फिलहाल चाहिए वो है फायर एक्यूमुलेशन। वो लिजर्ड ली पर हमला करता है, बट ली भी उसे बैटल करना स्टार्ट कर देता है और उस पर एक फैटल अटैक लैंड करता है, जिसकी वजह से वो लिजर्ड थोड़ा जख्मी हो जाता है। ली अपना फाइनल अटैक करता है और उस फायर लिजर्ड को बीच में से काट देता है और कहता है, अगर ब्लैक माम्बा की बात की जाए तो इसका स्टेमिना उसके कंपैरिजन में काफी लो था, इसी वजह से इसकी मूवमेंट्स काफी स्लो थी। अगर ये भी ब्लैक माम्बा की तरह मूव करता तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम्स होती। ली उस लिजर्ड के अंदर से एक ऑर्ब को निकालता है और सीधे उसे निगल जाता है और वो फायर को निगलने की वजह से ली को मिलता है लो ग्रेड फायर रेजिस्टेंस और अब उसकी फायर एनर्जी 20,000 है। ली और भी ऑर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए बाकी के फायर लिजर्ड की तरफ बढ़ पड़ता है। पॉइजन इम्यूनिटी ली की पुराने दुश्मन आंथ्रेस की ये बहुत ही यूनिक एबिलिटी थी। आंथ्रेस 12 जोडिएक्स में से एक। इस एबिलिटी की वजह से उस पर कोई भी पॉइजन इफेक्ट नहीं करता था और इसी की वजह से वो अपने ब्लड से भी पॉइजन बना सकता था और इसी की वजह से ली भी कभी आंथ्रेस के खिलाफ नहीं जा पाया और जब वो आंथ्रेस के खिलाफ गया तो वो गाइया के श्राप में फंस गया और एक तरह से अपनी जिंदगी हार गया। पर एंड ऑफ द डे उसकी ये किस्मत ले गई उसे अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर थैनाटोस ने ली को फॉरेन स्टार्स के कुछ सीक्रेट आर्ट्स को सिखाया, जिसकी वजह से ली 12 जोडिएक्स को हराने में आसानी से सक्षम हो जाए और इससे उसे भी काफी फायदा होगा। फॉरेन स्टार्स अंडरवर्ल्ड के नॉर्मली क्रिमिनल्स हैं और बात की जाए अगर 12 जोडिएक्स की तो इस वक्त वो जहाँ पर है वहाँ पर पहुंचने के लिए उन्होंने कई दुश्मन बनाए और इसी वजह से फॉरेन स्टार्स में से कुछ 12 जोडिएक्स से भी नफरत करते हैं और अपने बदले के लिए फॉरेन स्टार्स ने या तो फिर कहें कि 10 एल्डर्स ने ली को अपनी टेक्निक सिखाई और उनमें से एक फॉरेन स्टार ने ली को बताया पॉइजन इम्यूनिटी का शॉर्टकट, क्योंकि उस एल्डर ने आंथ्रेस के खिलाफ अपनी एक बेटी खो दी थी। उस एल्डर ने पहली बार ली को अपनी टेक्निक सिखाई, इसीलिए ली ने उसे नाम दिया फर्स्ट एल्डर। ली मरे हुए लिजर्ड्स की ऑर्ब को खाया जा रहा होता है और सोचता है इतनी एनर्जी से मेरा ज्यादा फायदा नहीं होगा, मुझे कैसे भी करके उनकी बेस को ढूंढना होगा और भी ताकतवर फायर लिजर्ड्स को मारकर उनके फायर ऑर्ब को कंज्यूम करना होगा। दूसरी तरफ जीवन भी अब गेम में आ चुका था और वो फायर लिजर्ड्स को मारते हुए सोचता है, हाँ ऐसे ही अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं उस लीग को भी पीछे छोड़ दूंगा। पर हंटिंग के थोड़े समय बाद जब डंजन की रैंकिंग आती है तो उसमें फर्स्ट रैंक पर होता है ली चैंगसियोन विद 7500
500 पॉइंट्स। सेकंड रैंक पर होता है जोन चुंगजाय विद 565 पॉइंट्स और थर्ड पर पार्क हासियोंग विद 150 पॉइंट्स। जियोन सोचता है आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, वो जरूर कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है। बट तभी उसके सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन पिंग। तुम्हें एक सुझाव दे रहे हैं कि तुम भी शॉर्टकट इस्तेमाल करो क्योंकि तुम्हारा दुश्मन भी वही कर रहा है। जोन कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मुझे पावर्स दो। और तभी सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन पिंग, जिसका नाम रिवील नहीं किया जा रहा है, तुम्हारी मदद करेंगे। इधर बाकी के प्लेयर्स की हालत काफी खराब होती है, जहाँ वो एक दूसरे से कहते हैं शायद ये दुनिया टैलेंटेड लोगों के लिए ही है, अगर हम थोड़ा और ताकतवर हो पाते तो शायद उन रैंकिंग्स में हमारा भी नाम होता। इधर पार्थ सोचता है हर कोई थक चुका है क्योंकि वो 3 दिन से हंटिंग कर रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा वो लोग उनसे नाराज हैं जो ताकतवर हैं। और ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि ये लोग जिनके साथ थे वो भी नॉर्मल पीपल थे, बट एंड ऑफ द डे वो इनसे स्ट्रॉन्ग निकले। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ एक ही ताकतवर नहीं निकला बल्कि निकलने वाले हैं 2। इधर जियोन कहता है मुझे एक नई स्किल मिली है, देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये एक रास्ता है जिससे हम सब प्लेयर्स बन सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। दूसरी तरफ ली पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, जहाँ ली सोचता है अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो हर कोई मारा जाएगा अगर इस माउंटेन की मदर सामने आई तो। पर तभी ली उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है एंड देन उसे मारने के बाद उसके ऑफ को बाहर निकालते हुए निकल जाता है। पर जब ली की नजर पड़ती है दूसरी तरफ तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर एक लड़की पर हमला कर रहा था और वो लड़की सिर्फ डर कर भाग रही थी। अगले ही मोमेंट ली जाता है और उस मॉन्स्टर का सर काट देता है और कहता है तुम ठीक हो, फिक्र मत करो, ये मैं हूँ ली चैंगसियोन जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आया था। और मुझे ये बताओ तुम अकेली क्यों हो, बाकी सभी लोग कहाँ पर है? वो लड़की कहती है वो सब मारे जा चुके हैं, मेरे दोस्त भी। कोई जियोन चुंगजाय नाम का लड़का था जिसने उन सभी को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मारे गए। जियोन ने कहा कि वो हमारे साथ गॉडेस की पावर्स को शेयर करेगा और इसके साथ ही वो लड़की ली को अपने हैंड पर एक सिंबल दिखाती है। ली कहता है तुम सबको धोखा दिया गया है, ये एक डेमन का ब्रांड है। इस सील से पता चलता है कि तुम्हारी सोल डेमन को बेच दी गई है और जब इस सील के होस्ट की डेथ होगी तो उसकी जीवन शक्ति उसके पास चली जाएगी जिसने ये सील दी और उसकी आत्मा डेमन के पास। वो कमीना जॉन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इतना ताकतवर कैसे बनता जा रहा है। ली सोचता है पर फिर भी ये ब्रांड काफी हाई क्वालिटी का है और अगर ये किसी डेमन का है तो जरूर किसी महान डेमन का होगा जिसने डेमन किंग रैंक को क्रॉस कर लिया है। नहीं, इससे शायद मुझे उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा वो। बट तभी वो लड़की कहती है मेरी मदद करो। ली सोचता है अब इस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है और कहता है क्या इतना काफी नहीं है कि मैंने तुम्हें उस बियर से बचा लिया? वो लड़की कहती है मेरी मदद करो प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी, मैं सफाई कर सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ और बदले में तुम बस मेरी मदद करो जिससे मैं ताकतवर बनूं। ली कहता है ऐसा क्यों, कहीं तुम अपने दोस्तों का बदला तो नहीं लेना चाहती? वो लड़की ली को एक चॉकलेट देती है और उसे मस्का लगाने लगती है, बट ली कहता है अरे मैं चॉकलेट नहीं खाता। और अभी तुम क्या कह रही थी? कुछ भी करूंगी? क्या तुम रेडी हो? कुछ भी कर सकती हो तुम? वो लड़की कहती है हाँ कुछ भी। ली कहता है तो चलो पहले इस ब्रांड को एडिट करते हैं। इधर दूसरी तरफ जियोन सभी प्लेयर्स की जीवन शक्ति को अपने अंदर कंज्यूम किए जा रहा था। जैसे जैसे वो मरते सारी जीवन शक्ति उसके पास आ जाती और वो ताकतवर होता जाता। जियोन का एक फ्रेंड कहता है हे जियोन क्या तुम? बट तभी जब जियोन उसकी तरफ देखता है तो वो फ्रेंड काफी डर जाता है और कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। वो लड़का कहता है ये सील, इसकी वजह से हम सही से काम नहीं कर पा रहे, हम जो करना चाहते हैं कर ही नहीं पा रहे। बट तभी जियोन कहता है गधे कहीं के, तुम थोड़ा तेजी से भाग नहीं सकते? और उसका क्या हुआ जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम्हें वो मिला? सामने वाला प्लेयर कहता है हाँ मुझे वो मिल गया। इधर जियोन के फ्रेंड को रियलाइज हो जाता है कि अब वो सब जियोन के स्लेव्स बन चुके हैं। इधर जियोन कहता है मुझे लगा ही था कि वो ऐसी जगह पर छुपा होगा, चलो हम बॉस रेड करने वाले हैं, हर कोई तैयार हो जाओ। कमीने ली चैंगसियोन तो तैयार है, मैं जल्दी तुझसे बहुत ताकतवर हो जाऊंगा और तब मैं तुझे बताऊंगा कि ताकत क्या होती है। दूसरी तरफ वो लड़की सिर्फ भागे जा रही होती है क्योंकि उसके पीछे कई सारे जॉम्बीज पड़े थे, बट उन सब जॉम्बीज को ली मारे जा रहा होता है। हम देखते हैं थोड़े समय पहले का सीन जहाँ पर ली ने उस लड़की को बताया था कि तुम्हारा टैलेंट ही है भागना और इसीलिए मैं अपना रोन ऑफ कैप्टिवेशन तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हारे ऊपर फोकस करेंगे, तुम्हें बस उनसे भागना है ताकि उनका फोकस भटक जाए और इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। इधर ली ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। वो लड़की कहती है हाँ जैसा तुमने ऑर्डर दिया था मैं सभी मॉन्स्टर्स को 3 मीटर रेडियस के अंदर लेकर आ चुकी हूँ। ली कहता है और क्या तैयारी हो चुकी है? वो लड़की कहती है हाँ सब कुछ तैयार है, इवन मैंने खुद ही सब कुछ चेक किया है और सब कुछ सही से काम कर रहा है, तो मुझे अब क्या करना है? ली कहता है यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ क्योंकि जो आने वाला है उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगी। वो लड़की ली की बात मान जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ली सोचता है अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है, बट तभी उसके सामने होता है पॉइजन से अटैक और उसके सिस्टम विंडो से उसे पता चलता है फाइनल बॉस मॉन्स्टर डिकम्पोजिंग प्लेग स्पाइडर आ चुका है। वो स्पाइडर आते ही बिना समय व्यस्त किए ली पर हमला करता है, बट ली इसे डॉज करते हुए फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। ली नोटिस करता है कि उस फाइनल बॉस मॉन्स्टर के पैरों पर कई सारे जॉम्बीज लगे हुए थे जो बेझिझक उसे मारने के लिए तैयार थे। वही सिस्टम विंडो पर आता
आता है डिवाइन बिंग स्नेक तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और वो है वाइपर आइज जो कि स्नेक आइज से काफी डिफरेंट है। ली सोचता है बिना किसी शर्त के इसने मुझे एक फायदा दिया, लगता है ये सच में जानना चाहता है कि मैं कितना काबिल हूँ, तो चलो मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। ली यूज करता है अपने वाइपर आइज को, एक्टिवेट करता है अपनी लो ग्रेड पॉइजन रेजिस्टेंस को, और क्योंकि अभी तक उसने इतने सारे ऑब्स कंज्यूम किए थे इसीलिए उसके फायर एट्रीब्यूट का स्टेमिना 5 पॉइंट से प्लस हो जाता है और उसके उस लो ग्रेड फायर रेजिस्टेंस का भी लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस फाइनल बॉस मॉन्स्टर के उसी पॉइंट पर अटैक करता है जिसे उसने वाइपर आइज के थ्रू देखा था। ली एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के पैरों को काट देता है और सोचता है 8 ट्राइग्राम्स के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो जल सके, और मेरे हिसाब से वेनम सबसे बेहतरीन ढंग से जलता है और इन सब वेनम्स में से भी प्लेग स्पाइडर का वेनम सबसे बेस्ट होता है। ली फाइनल बॉस मॉन्स्टर के सीधे दिल पर अटैक करता है, बट क्योंकि उसकी स्किन काफी टफ थी इसीलिए वो पहली बार में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, बट जब वो दूसरी बार अटैक करता है तो उस बॉस मॉन्स्टर को काफी चोट लगती है और ली कहता है मैं अभी इसके दिल तक आसानी से नहीं पहुंच सकता, यहाँ पर एसिड भी है और इन पिछले 3 दिनों में मेरा जो लेवल अप हुआ है वो भी काफी नहीं है, इसीलिए यहाँ से भागो। जब ली उस एरिया को छोड़कर भागने लगता है तब थोड़े समय बाद वहाँ पर पहुँचते हैं जियोन और उसकी टीम, जहाँ जियोन इतने सारे मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है ली वो सच में अलग है, आखिर उसने ये किया कैसे। बट तभी सिस्टम विंडो पर आता है एक बहुत ही महान घटना घट रही है। डंजन की रैंकिंग फर्स्ट प्लेस पर ली चैंगसियोन विद 29,550 पॉइंट्स, वहीं सेकंड रैंक पर जियोन 1,230 पॉइंट्स एंड थर्ड प्लेस पर पार्क विद 550 पॉइंट्स। अब ये रैंकिंग्स देखकर जियोन के भी होश उड़ जाते हैं। वही सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन बिंग तुमसे बहुत गुस्सा है क्योंकि तुम उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, तो अगर तुम बार बार उनके नाम को ऐसे मिट्टी में मिलाते रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डिवाइन बिंग तुम्हें धमकी दे रहे हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जियोन सोचता है यहाँ पर कुछ तो गलत है, क्योंकि अगर सब कुछ सही है तो इसके जैसा एक साधारण इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। भले ही अब मुझे अच्छे रास्ते का प्रयोग करना पड़े या बुरे रास्ते का, भले ही चीटिंग करनी पड़े, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वही सिस्टम विंडो पर आता है प्लेयर ली चैंगसियोन इस वक्त प्लेग स्पाइडर से लड़ रहा है। अब ये देखते ही जियोन ली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है। दूसरी तरफ ली उस मॉन्स्टर से लड़े जा रहा होता है, या तो फिर कहें कि सिर्फ उससे भाग रहा होता है। भागते हुए जब वो थोड़ी दूरी पर आता है तो वो कहता है बस ऐसे ही मेरे पीछे आते रहो। अब जैसे ही वो प्लेग स्पाइडर थोड़ा सा आगे आता है तो ली ने जो ट्रैप सेट किया था वो एक्टिवेट हो जाता है और इस ट्रैप की वजह से वहां पर होता है एक ब्लास्ट, जिसकी वजह से चारों तरफ आग लग जाती है और सिस्टम विंडो पर आता है डिकम्पोजिंग प्लेग स्पाइडर जल चुका है। वही सिस्टम विंडो पर आता है द रून ऑफ पेनिट्रेशन एक्टिवेट किया जा रहा है। जैसे ये रून एक्टिवेट होता है वो प्लेग स्पाइडर चारों तरफ से मारा जाता है और जहाँ पर ली कहता है ये तो बस मेरे जालों की शुरुआत है। दूसरी तरफ ली कहता है तुम सच में फाइनल बॉस हो, कितना खून है तुम्हारे शरीर में। फाइनल बॉस जो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं हुआ था इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट ली उसी का पीछा करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं भागने देने वाला। इधर जियोन और बाकी सभी प्लेयर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ ली और फाइनल बॉस में फाइट चल रही थी, बट जियोन जब वहाँ पर पहुंचता है तो वो बहुत हैरान होता है और वो सोचता है अगर हमने इस फाइट को ज्वाइन किया तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक वो दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे, और जब वो कमजोर होंगे तब मेरी बारी होगी। 1 मिनट, हाँ ये सही होगा, अगर मैं इन साधारण लोगों को वहाँ पर फेंक देता हूँ तो इससे मेरी काफी मदद हो जाएगी, क्योंकि ली इन्हें बचाने की कोशिश जरूर करेगा और सिर्फ इसलिए वो कमजोर बन जाएगा और चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। और इस प्लान में कामयाब होने के लिए मुझे और भी एक बैकअप प्लान रखना होगा, जैसे कि कोई होस्टेज या कोई और, ताकि अगर चीजें हाथ से निकले तो मैं उन्हें संभाल सकूं। और तब भी जियोन की नजर पड़ती है उस लड़की पर जिसे ली ने बचाया था। जियोन सोचता है इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था, अभी तक ये बची कैसे और इसे बचाया किसने। वही वो लड़की भागते हुए कहती है फाइट सच में लाजवाब है। जियोन सोचता है शायद चीजें मेरे लिए बहुत आसान होने वाली हैं। इधर ली उस फाइनल बॉस पर कई सारे क्रिटिकल अटैक्स हिट किए जा रहा था और थोड़े समय बाद जब ली कई क्रिटिकल अटैक्स हिट कर देता है तो उस फाइनल बॉस की हेल्थ बहुत कम हो जाती है, और जब ली उस फाइनल बॉस को मारकर उसका दिल बाहर निकालता है तो सिस्टम विंडो पर आता है तुमने सक्सेसफुली डिकम्पोजिंग प्लेग स्पाइडर को खत्म कर दिया है। ली बिना एक भी मोमेंट वेस्ट किए उसका दिल निकल जाता है। दिल निकलने के साथ ही उसका लेवल अचानक बढ़ने लगता है और वो सडनली पहुंच जाता है लेवल 20 पर। और जब इस डंजन की रैंकिंग सामने आती है तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम पॉइंट दिए जा सकते हैं 1 लाख, जिसमें से ली को ऑलरेडी 97,450 पॉइंट्स मिल चुके हैं। वही जियोन को 2000 और पार्क को 550 पॉइंट्स मिले हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरो तुम्हें और भी रिवॉर्ड देने वाले हैं
और जल्द ही ये डंजन बंद हो जाएगा। कई सारे गोड्स हैं जो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं पर जियोन छुपा हुआ होता है और वो सोचता है फाइनली वो समय आ गया। लगता है वो खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो थक चुका है। यही मौका है, सभी लोग हमला करो। जियोन सोचता है मैं इनके बीच में छुपा रहूंगा, पर जब जियोन की नजर पड़ती है ली पर तो वो देखता है कि ली थका हुआ नहीं है बल्कि वो मुस्कुरा रहा है। ली जब जमीन से उठता है तो उनके सिस्टम विंडो पर आता है प्लेयर जियोन चुंगजाए और बाकी सभी प्लेयर्स एक जाल में फंस चुके हैं। जियोन कहता है क्या कैसा जाल, क्या बकवास है। ली कहता है और कैसा जाल, खैर तुम लोग जान के करोगे ही क्या, तुम बस इतना समझो कि तुम सबकी लग चुकी है। अब ये सुनते ही सभी प्लेयर्स ली को जान से मारने के लिए उस पर हमला करते हैं, बट ली भी तैयार होता है। ली एक एक करके सभी प्लेयर्स को मारना शुरू करता है और सीधे पहुंचता है जियोन के पास। जब ली अटैक करता है तो जियोन उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। जियोन बाकी सभी प्लेयर्स को ली के सामने फेंकते हुए वहाँ से भागकर सोचता है ये बहुत ताकतवर है, मुझे और भी ताकत चाहिए। ये सब कुछ पार्क थोड़ा ऊंचाई से देख रहा होता है और वो कहता है जियोन सच में ये देवताओं के खेलने का चीज था। असल में तो सभी देवता ली में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग से ही जियोन बस उसके लिए एक ट्यूटोरियल की तरह काम कर रहा था। इधर जियोन अपने ही साथ मौजूद प्लेयर्स को मारने लगता है। जियोन के सिस्टम विंडो पर आता है कर्स्ट प्लेयर वू जुंग वोन मारा जा चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसका बचा हुआ जीवन शक्ति तुम्हें दिया जा रहा है, बट अचानक जियोन के सिस्टम विंडो पर आता है इट फेल्ड। अब इससे पहले कि जियोन कुछ और समझ पाता ली उस पर एक फैटल अटैक लैंड करके उसका एक हाथ काट देता है, जिसकी वजह से ली वहाँ पर चीख पड़ता है और जब वो अपने होश संभालता है तो देखता है कि जिसे उसने मारा था उसकी जीवन शक्ति कुछ अज्ञात कारणों की वजह से किसी और प्लेयर को मिल रही है और वो प्लेयर है ली चैंगसियोन। इधर ली कहता है तो तुम्हारा नाम क्या था? जियोन चुंगजाए, ये नाम थोड़ा सुना हुआ लग रहा है। अरे हाँ तुम तो वही हो ना। जियोन कहता है क्या मैं तुम्हें याद आया? ली कहता है पूरी तरह से नहीं, मतलब मुझे अभी भी सही से याद नहीं आ रहा है। जियोन कहता है क्या कहा तुमने? आखिर तुम ये याद क्यों नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन हूँ? वो तुम ही थे जिसकी वजह से मुझे उस टीम से बाहर निकाल दिया गया था। ली कहता है अच्छा अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो बंदा जो मेरे सामने आया था और कंप्लेन कर रहा था कि उसे टीम से बाहर निकाला जा रहा है, वो जिसके पास बात करने का भी मैनर नहीं था, तुम वही हो ना? पर अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारा वो बर्ताव अभी भी नहीं बदला है। जियोन कहता है बकवास बंद करो, मैं बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, मेरे ऊपर एक गॉडेस की नजर है। बट तभी जियोन के सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन बीइंग तुम्हें बहुत ही तुच्छ नजरों से देख रही है, जैसे तुम्हारी कोई कीमत ही ना हो। जियोन कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं इस कहानी का बस एक साइड कैरेक्टर हूँ? अचानक से जियोन के सामने उसके लाइफ के मोमेंट चलने लगते हैं जहाँ वो सोचता है उस कंपटीशन में तुम सबकी जीत हुई थी, जिनके लीडर तुम थे ली चैंगसियोन, तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी थी। मुझे तुमसे जलना नहीं चाहिए था और कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया होता तो मैं उस गेट के अंदर नहीं जाता और ये सब कुछ ना हुआ होता। ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ उस कमीने की वजह से जो तुम हो। वही सिस्टम विंडो पर आता है तुमने सडन क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और इसकी सजा है मौत। और इसके अगले ही मोमेंट ली जियोन का गर्दन काट देता है और वही सिस्टम विंडो पर आता है द कर्स्ड प्लेयर जियोन चुंगजाए मारा जा चुका है। जियोन के मरते ही शर्त के अनुसार उसकी जीवन शक्ति उसके होस्ट के पास जाने लगती है और इस वक्त उसका होस्ट ली था, इसीलिए सभी की सभी जीवन शक्ति ली के पास चली जाती है और हम देखते हैं उसके गर्दन पर एक सिंबल को। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन जहाँ पर ली उस मार्क को एडिट कर रहा था। एडिट करते हुए वो कहता है मैं इस स्टिग्मा को बदल रहा हूँ, अब से तुम भी एक होस्ट हो बिल्कुल जियोन की तरह, पर अगर तुम्हें वो शक्ति मिलती है तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और वहीं पर मारी जाओगी। और इसी वजह से मैं यहाँ पर एक रून ऑफ पाथ क्रिएट कर रहा हूँ जिससे तुम्हें पावर तो मिलेगी, बट एंड ऑफ द डे वो सारी पावर्स मेरे पास आ सकती हैं। हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ ली जियोन के जीवन शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहा था। वही डिवाइन बीइंग स्नेक दैट रैप्स अराउंड द वर्ल्ड, इतना बड़ा नाम कौन रखता है यार। वो ली को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए, जिस पावर को तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो वो तुम्हारी फिलहाल की पावर से काफी अलग है। ली सोचता है जैसे मैं कोई 100 साल पुराना एलेक्सर यूज कर रहा हूँ, पर फिर भी इसकी क्वालिटी वैसी नहीं है। वही सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन बीइंग तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं, तोहफा तुम्हें मिलेगा 5 सेकंड में। और जब काउंटडाउन स्टार्ट होता है तो बाकी सभी प्लेयर्स के पास से उनकी जीवन शक्ति निकलने लगती है। वही पार्क जो कि छुपा हुआ था वो सोचता है फिर से वैसा ही हो रहा है। अगर ली चैंगसियोन उनकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतरता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने अपनी दिलचस्पी इसके अंदर दिखाई है। ली चैंगसियोन इसकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस है और देखकर लगता है कि इसने निर्णय ले लिया है कि ये सारी जीवन शक्ति खुद रखेगा। इसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से ये देवताओं का ये उपहार अस्वीकार कर दे। ये हल्का सा भी हेजिटेट नहीं कर रहा। बट तभी ली के सिस्टम विंडो पर 2 ऑप्शन आते
सकते हैं यस और नो, जिस पर ली नो क्लिक कर देता है और काउंटडाउन स्टॉप हो जाता है। वही डिवाइन बिंग जिसका नाम अभी तक छुपा हुआ था वो बताता है कि मैं तुम्हारे इस निर्णय से काफी हैरान हूँ, मतलब तुम्हें ये उपहार स्वीकार लेना चाहिए था, इससे तुम्हारी मैजिक पावर भी बढ़ती एंड इंसान की जीवन शक्ति भी काफी अच्छा टूल होती है। ली कहता है मैं कभी ऐसे पर भरोसा नहीं कर सकता जो अपने नाम तक को छुपा रहा है। वही सिस्टम विंडो पर आता है। डिवाइन बिंग समझ नहीं पा रहे कि तुम कहना क्या चाहते हो। डिवाइन बिंग को अभी अभी एहसास हुआ कि तुम नाम की बात कर रहे हो और वो हंस रहे। डिवाइन बिंग अपना नाम रिवील करने वाले हैं। उनका नाम है द ग्रेट डेमन दैट चेजेस आफ्टर द एबिस। ये नाम सुनते ही ली बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है मेफिस्टो। वह सिस्टम विंडो पर आता है। डिवाइन बिंग जानना चाहते हैं क्या तुम उन्हें जानते हो। ली सोचता है सिट, मैंने गलती कर दी और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इस बात से सरप्राइज था कि तुम्हारे नाम में ग्रेट डेमन जुड़ा हुआ है। ली सोचता है मेफिस्टोफेलिस वो सभी महान डेमन्स में से भी सबसे ताकतवर महान डेमन है। वो इतना ताकतवर है कि तियामत को भी उससे लड़ने के लिए और उसे जीतने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उसे पसंद है कि वो अपने आप को अकेला रखे और इसीलिए वो अपनी पहचान सबसे छुपा के रखता है। आखिरकार उसके जैसा कोई यहाँ पर क्या कर रहा है। वह सिस्टम विंडो पर आता है। डिवाइन बिंग ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है, बट तभी सिस्टम विंडो पर आता है डिवाइन बिंग गुड सीजन टू हंट ग्रेट डेमन को मना कर रहे हैं कि वो अपनी नजर तुम पर से हटा ले। ली सोचता है पावेल सैग, मुझे लगा था वो चली गई है क्योंकि मैं उसे कहीं देख ही नहीं पा रहा था, पर देख कर लगता है कि वो अब मेफिस्टो के खिलाफ जा रही है क्योंकि वो मदर या ऐसी कुछ है। वेल वैसे इस सिचुएशन में मुझे भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, तो अच्छा ही हुआ कि वो वापस आ गई। इधर सिस्टम विंडो पर आता है। जो डंजन क्लोज होने वाला था वो रुक गया था पर अब उसे रिज्यूम किया जा रहा है, तो इसीलिए हर कोई तैयार हो जाओ। इसके साथ ही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है 10 से। वही वो लड़की दौड़ते हुए ली के पास आने लगती है और कहती है एक मिनट रुक जाओ, मुझे अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दो प्लीज। जिस पर ली उसकी तरफ एक नाइफ फेंक देता है और कहता है अगर तुम इसे अपने साथ ले जाती हो तो अपनी जगह पर पहुंचने के बाद तुम चाहो तो उस स्टिग्मा को पूरी तरह से हटा सकती हो। वैसे स्टिग्मा के मामले में मैं ज्यादा बेहतर नहीं हूँ, पर अगर सौभाग्य में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहना। और तभी हम देखते हैं काउंटडाउन 2 पर पहुंच चुका है और अगले ही सेकंड डंजन तबाह हो जाता है और सिस्टम विंडो पर आता है तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया। जब डंजन क्लोज होता है तो सभी प्लेयर्स वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से वो गए थे। उन्हें देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं क्या इसका मतलब डंजन मिशन कामयाब रहा, जल्दी से हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करो। उस लड़की के माता पिता उसे देख लेते हैं और उसके पास आते हैं। वहीं पर वो लड़की सोचती है एक मिनट वो कहाँ पर है। इसके साथ ही वो ली को ढूंढने लगती है पर उसे ली कहीं नहीं दिखता। हम देखते हैं रात में जहाँ पर ली एक जगह पर बैठा हुआ था वहीं उसके सिस्टम विंडोज पर कई मैसेजेस आए जा रहे थे जैसे डिवाइन बीइंग स्नेक दैट रैप्स अराउंड द वर्ल्ड। उसने कहा था कि ऐसी इंटेंस लाइफ जीना बेहतर है पर ऐसे अकेले इतने अंधेरे में रात को आसमान में देखना ये और भी अच्छा है। सिस्टम विंडो पर आता है ग्रेट डेमन अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। वही ली सोचता है दद्दू तुमने जो तरीका मुझे बताया था ये उससे काफी अलग है, पर किसने सोचा था इसके बारे में। फाइनली मैं अब वापस आ गया हूँ। ली जब आगे बढ़ रहा होता है तो दोनों डिवाइन बीइंग्स एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं सिर्फ इस बात पर कि ली को रिप्लाई कौन देगा और ली में ज्यादा इंटरेस्टेड कौन है। वही ली सोचता है मैंने सोचा था कि अगर मैं इस ट्यूटोरियल को अच्छे से कंप्लीट करता हूँ तो शायद 2 या 3 गॉड्स तो मेरे में इंटरेस्टेड होंगे, बट देख कर लगता है कि जिस तरह से मैंने ट्यूटोरियल को क्लियर किया है बहुत सारे गॉड्स मुझ में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नहीं शायद ये पहली बार होगा जब इतने सारे गॉड्स और स्टार्स किसी को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। वही सिस्टम विंडो पर ली को मिलता है एक प्रोटेक्शन स्टार चॉइस। गुड सीजन टू हंट तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है और वो कह रही है कि तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस मैं हूँ क्योंकि तुम्हारी स्किल्स लाजवाब हैं और साथ ही में तुम डैगर बहुत अच्छे से चलाते हो। डिवाइन बीइंग तुमसे वादा कर रहे हैं कि तुम्हें रोल मिलेगा फर्स्ट एरो का। इसके साथ ही ली को कई सारे डिवाइन बीइंग्स के ऑफर्स आने लगते हैं जहाँ ली सोचता है मेरे लिए सबसे बेहतरीन इनमें से जो होगा वो होगा पावेल सैग, जोरमुनगंड और मेफिस्टोफेलिस। मुझे बाकी किसी की जरूरत नहीं है, ये 3 उनमें बेहतरीन है। नहीं सिर्फ ये 3 नहीं इनके अलावा भी एक है मिनेर्वा, असली मालिक जिसने मेफिस्टो तक को एक बार सील किया था। वो गॉड जो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती है वो भी मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है उसकी नजर मुझ पे तब पड़ी होगी जब मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और सबकी जान बचाई और उसकी वजह से मैंने जितने लोगों को मारा और जितनों को बचाया सब कुछ बैलेंस हो गया। गॉड्स कई सारे ऑफर्स ली को दिए जा रहे थे बट थोड़े समय बाद सिस्टम विंडो पर आता है समय बीत चुका है, तुम्हें कोई भी प्रोटेक्शन स्टार नहीं मिल रहा। वो गॉड्स जो तुम्हारे अंदर दिलचस्पी दिखा रहे थे वो काफी गुस्सा है और तुम्हारे लालच की वजह से वो काफी भड़क भी चुके हैं जिसकी वजह से तुम्हारा फेम काफी बढ़ चुका है। ली पहुंच चुका होता है एक टावर के पास और सोचता है जब मैं डंजन में था देखकर लगता है कि ये उससे भी कठिन है। WPCFF एसोसिएशन वर्ल्ड प्लेयर काउंसिल फॉर फ्रीडम जिसका एब्रिविएशन WPCFF है, या तो फिर इसे एक और बेहतरीन नाम से जाना जाता है वो एसोसिएशन जो सेफ्टी को मैनेजमेंट करती है। ये उन सभी डंजन्स और गेट्स को मैनेज करती है जिनकी वजह से अर्थ का इकोसिस्टम खराब हो सकता है। कभी कभी तो इनके पास इतनी पावर
होती है जितना मैं सोच भी नहीं सकता। और ऑफ कोर्स जिनके पास ये पावर होती है वो इस एसोसिएशन के हायर अप्स हैं। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या इसके पीछे उन प्रेस वालों का काम है जो हमें निशाना बना रहे हैं। इस वक्त वो कुछ डंजन ब्रेक्स के न्यूज को और आर्टिकल्स को पढ़ रहा होता है। वहीं पर होती है एक लड़की चा याउन, एसोसिएशन की 3rd क्लास एजेंट, जो कहती है मैं 5 दिन से वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैंने वहाँ पर एक बैरियर बनाया, वहाँ पर रहने वाले लोगों को बाहर निकाला, पुलिस मिलिट्री सब कुछ, पर देखो अंत में हुआ भी तो क्या। वहीं वो लड़का कहता है इस आर्टिकल के बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है एल, आखिर ये कौन है। यवन कहती है क्या एल, ये बात तो कीरा भी जानना चाहता था, पर आखिरकार ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। वो बंदा कहता है वेल ये तो मुझे भी नहीं पता। यवन कहती है तो पता करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और मैंने तुमसे कहा ना कि बाहर से जितने भी कॉन्टेक्ट हो रहे हैं सबको ब्लॉक कर दो। वो बंदा कहता है ये इतना आसान नहीं जितना आसानी से तुम बोल रही हो, तुम्हें तो पता ही है। पर देख कर लगता है कि हमारे लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि प्रेस इस वक्त एल को उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे रही है। इस वक्त वो एक ऐसे बंदे को अटेंशन दे रहे हैं जिसने एक 2 स्टार डंजन को अकेले ही क्लियर किया और क्लोज कर दिया, और अब उसका कोई अता पता नहीं। कौन यकीन करेगा इस पे। यवन कहती है क्या कोई सिविलियन, क्या वो कोई डेमोनिक क्रीचर हो सकता है। हमें जल्द ही क्लैन के हेड से कांटेक्ट करना होगा, पर हम कितना भी कांटेक्ट कर रहे हैं हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। हमने सभी सर्विलियंस कैमरास में भी देखे पर वो कहीं दिखा ही नहीं। बट तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है हमने उसे ढूंढ लिया। यवन कहती है कहाँ पर है वो बंदा कहता है अपने घर पर। यवन कहती है क्या कहा तुमने। वो बंदा कहता है उसने तो मुझे यही कहा कि वो अपने घर पर ही था। सीन सिपरुतर हम देखते हैं ली को जो कहता है मैं वापस आ गया। वही सामने होती है उसकी मॉम और कहती है क्या तुमने खाना खाया। ली कहता है ना बिल्कुल नहीं। वही जब ली की मॉम उसे देखती है तो वो कहती है तुम इतनी अजीब तरह से क्यों स्मेल कर रहे हो, और चेहरा भी ढका हुआ है। वही ली सोचता है इन पिछले 100 सालों में पहली बार मैं किमची चिगाई की स्मेल महसूस कर पा रहा हूँ। इतनी अच्छी स्मेल, लगता है बहुत दिन बाद या तो फिर कहें कि बहुत सालों बाद मुझे ये खाने को मिलने वाला है। ली अपने डॉग को पिक करता है और कहता है बहुत हो गया कुसुने, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर मुझे ऐसे चाटना बंद करो। वही उसकी मॉम कहती है जी गाय पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जाओ नहा लो, मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ। वही ली सोचता है वास्तव में बात की जाए तो मैं 100 साल बाद